नमस्कार साथियों, सृष्टि के डिजिटल सेगमेंट पर आप सभी का मैं नितिन शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम, जैसा कि ये हमारा चैनल है, करंट अफेयर से जुड़े हुए मुद्दे लेकर हम लोग हाजिर होते हैं। वैसे ही आज के दिन 24 अप्रैल के दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और इसी दिन बहुत सारे और भी जो कहते हैं ना घटनाएं जुड़ी हुई है, कुछ एक अच्छी कुछ एक बुरी। इसीलिए 24 अप्रैल का दिन हमारे भारतीय इतिहास के लिए बड़ा खास दिन है और इसी दिन पंचायती राज दिवस चालू हुआ था। और इसी दिन दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारे देश का एक बहुत बड़ा विवाद का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ये दिया था 24 अप्रैल 1973 को। ये था केशवानंद भारती बनाम केरला। इसका जो मूल अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, ये के ऊपर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। ये था कि क्या मूल अधिकारों में कभी कोई 24 अप्रैल के दिन ही सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ, हमारे मास्टर ब्लास्टर जो। और आज ही के दिन पंचायती राज दिवस। पंचायती राज जो है, ये व्यवस्था किस तरह की व्यवस्था, हम कह सकते हैं त्रिस्तरीय व्यवस्था। त्रिस्तरीय व्यवस्था का भी आगे चलकर हम मतलब समझेंगे कि क्या होता है। पर आज जिस मोहल्ले, जिस समाज और जिस गांव, जिस शहर, जिस पार्षद के अंडर में आप आज जी रहे हैं, रह रहे हैं, अपना घर मकान है, उस मोहल्ले की पूरे के पूरे सिस्टम की जो व्यवस्था है वो पंचायती राज के है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे मुद्दे की तरफ और हम इस पे बात करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का जो जिक्र है लिखित, वो भाग 9 में। जैसा हमारे संविधान में कुल कितने भाग है, आप सब लोग वैसे कमेंट में बता दो, फिर मैं लास्ट में जाते हुए बता दूंगा। देखो, थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं। अच्छा, ये जो है संविधान के कितने भाग होते हैं कुल, ये आप इसके बारे में जरूर। अब देखो, भाग 9 में क्या आता है, ये पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया गया जिसमें कुल अनुच्छेद 16 है। 16 अनुच्छेद है। अगर हम बात करें तो 243 से लेकर 243 ए से लेकर 243 ओ तक है। ये देखो, 243 से 243 ए और 243 ओ तक है। ये देखो, अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में चलते हैं, थोड़ा सा जिक्र करते हैं। ये अभी लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूं दोस्तों, तो आज ही के दिन हमारे संविधान में लिखित है। मूल संविधान में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया था। ये डीपीएसपी में तो जरूर किया गया था, उस पर भी आगे चल के हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखें तो संविधान का निर्माण जो था वो किसके द्वारा किया गया, संविधान सभा के द्वारा किया गया था, संविधान निर्माताओं के द्वारा किया गया। ठीक है, अब हम बात करें तो भाग 4 में दोस्तों अनुच्छेद 40 में जिक्र किया गया था कि पंचायतों का विकास किया जाएगा। अब ये भाग 4 में क्या आते हैं, डीपीएसपी आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये राज्य सरकार को एक तरह से क्या है, निर्देशन दिया गया था भाग 4 में, अनुच्छेद 40 में, कि आप आगे चलकर, जब हमारा देश का संविधान बना था उसमें लिखा गया था कि आगे चलकर आप पंचायतों का इस तरह से कुछ न कुछ जो राज व्यवस्था है उसका आप कहीं न कहीं गठन करोगे और पूरे देश में लागू करोगे। ये राज्य को थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आज की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें देखें तो सबसे पहले दोस्तों होती है केंद्र सरकार, जो क्या करती है, पूरे भारत देश में अपनी व्यवस्था कायम करती है। और फिर आती है राज्य की सरकारें। अब ये जो राज्य की सरकारें हैं, इसके बाद आती है स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकारें। ये कौन सी सरकारें होती है, राज्य। देखो, आप राजस्थान जिले से हैं या पंजाब से हैं, पंजाब में आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। इस तरह से ये राज्य की सरकारें हैं। और जो केंद्र की सरकार जिसको कहते हैं, वो हमारी क्या है, भाजपा की सरकार है। तो इस तरह से अलग अलग सरकारें हैं। अब अगर देखा जाए तो पहले क्या सिस्टम था, पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं थी, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी अगर बात करें या उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू डायरेक्ट गांव में कैसे पहुंच कर पाते, गांव का विकास करे तो करे कैसे। इसी के लिए हम आगे चर्चा करते हैं थोड़ा सा। ये स्थानीय जो स्वशासन है इसका निर्माण किया गया। इसमें दोस्तों दो हिस्सों में बांटा गया। एक तो ग्रामीण स्तर पे पंचायती राज लागू किया गया था, दूसरा नगरीय क्षेत्र के लिए अलग से लागू किया। सबसे पहले हम ग्रामीण की बात करें तो इसको 3 हिस्सों में बांटा गया। सबसे पहला जिला परिषद या जिला पंचायत, जो हमारे जिले की सबसे बड़ी पंचायत होती है उसको कहते हैं जिला परिषद। दूसरा पंचायत समिति, खंड पंचायत, या इसको ब्लॉक भी कहते हैं, ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं कुछ लोग तो
तो ये दूसरे लेवल की पंचायत। जैसे तहसील स्तर की अगर कहें बात, तो ये ब्लॉक स्तर की पंचायत कहलाती है। तीसरा देखो ग्राम पंचायत, जिसमें अक्सर क्या होता है कि जब सरपंच के चुनाव लड़े जाते हैं ना, तब साफ देखने वाली होती है कि इस ग्राम पंचायत के चुनाव में कितनी बड़ी ताकत होती है ना। प्रधानमंत्री के चुनाव इसके आगे फैल होते हैं, ये इतने बड़े स्तर का चुनाव होता है। तो ये व्यवस्था किस में आती है? ये आती है स्थानीय स्वशासन में। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे नगरीय क्षेत्र में, तो नगर पालिका में क्या होता है? नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, ये तीन तरह का। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था ना, त्रिस्तरीय जो पंचायत होती है वो यही होती है, त्रिस्तरीय पंचायत। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम जिक्र करते हैं कि सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा गया था? लॉर्ड रिपन नाम के जो इसके स्थानीय स्वशासन के निर्माण करता है, या इनको जनक कहा जाता है। इन्होंने 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना की थी, और ये जो जिला बोर्ड इन्होंने बनाए थे, इसी वजह से इन्हें स्थानीय जनक का, स्थानीय स्वशासन का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। अब अगर आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि भारतीय स्थानीय स्वशासन के जनक किसको कहते हैं? अगर आप जानते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में बताएं, वरना हम थोड़ा सा आगे चलकर इसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। अब हम अगली हमारी स्लाइड पे पहुंचते हैं। देखो, महात्मा गांधी जी का चित्र लगाकर मैंने स्पेशल इसीलिए ये स्लाइड रेडी करवाई थी कि गांधी जी का मानना था कि हमारे देश भारत के, कहते हैं ना कि साहब, जो आत्मा जो होती है वो गांव में बसती है, और पूरा देश भारत अपने आप में गांव में बसा हुआ है। कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की बोलियाँ, वहाँ की भाषा, पूरा सिस्टम हमारे भारत देश का किससे जुड़ा हुआ है? ये गांव से जुड़ा हुआ है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर ग्राम स्वराज की स्थापना करनी है तो कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से गांव में भी हम पहुंच कर पाएं, वहाँ की जो स्वशासन व्यवस्था है उसको सुधारा जाए। अब हम आगे चलते हैं। क्या संविधान सभा में इस बात पे जब चर्चा हो रही थी कि देखो, पंचायतों में कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनमें स्थानीय स्वशासन अच्छे से हो। ग्राम पंचायत लेवल पे कोई ऐसे पंच का जो होता है ना कि भाई इसका चुनाव होना चाहिए, फिर वो पूरे गांव का विकास करवाए। तो ये तो डीपीएसपी में लिखा हुआ था कि ग्राम पंचायतों का आगे चलकर होना चाहिए, गठन होना चाहिए, या ये स्वशासन लागू करना चाहिए। पर भीमराव अंबेडकर, दोस्तों ये बहुत अच्छे लेवल की बात बता रहा हूं मैं, भीमराव अंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे। क्यों नहीं थे इसके पक्ष में? इसकी अपनी एक वजह थी। भीमराव अंबेडकर हमेशा जो नीचे निम्न तबके के जितने भी लोग थे उनके बारे में ज्यादा हमेशा कंसर्न रहते थे, थोड़ा सा चिंतित रहते थे। उन्हें लगता था, उस टाइम संविधान सभा के सामने उन्होंने ये बात रखी भी थी कि अगर किसी ग्राम पंचायत में किसी पंच का, अगर मान लो चुनावों के थ्रू अगर कह दें कि भाई उसकी नियुक्ति की जाए, तो उसमें तो जमींदार या जितने भी गांव के जो प्रधान टाइप के लोग होते हैं, बड़े काश्तकार लोग होते हैं, वही चुनाव जीतेंगे, और जो गरीब तबका है वो और गरीब होता जाएगा। और फिर जो उस गांव का जो प्रधान होगा, जो उस गांव का जो कहते हैं ना कि साहब वो पंच होगा, जो जमींदार होगा, वो पहले से तो अमीर जो है, बाद में वो और अमीर होता जाएगा, और दलित समाज का या निम्न वर्ग का शोषण और बढ़ता जाएगा। दलित समाज कभी भी पंच नहीं बन पाएगा, या निम्न स्तर के लोग हैं वो आगे नहीं आ पाएंगे। इसीलिए इस शासन व्यवस्था के पक्ष में कभी भीमराव अंबेडकर थे ही नहीं, इन्होंने इसको सिरे से नकार दिया था। इसीलिए ये उस टाइम लागू हो नहीं पाया था। अब हम आगे चलते हैं। देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में था ये कि सब कहीं न कहीं हमारे देश में जो गांव हैं उनकी अगर शासन व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाए तो फिर हमारे देश में विकास होते टाइम नहीं लगेगा। वो चाहते थे कि जल्दी जल्दी हमारा देश आगे बढ़े, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के हाथों में या अंग्रेजों के हाथों में जब ये हमारा देश था तो ये बिल्कुल उनकी तर्ज पे चल रहा था, गुलामी के दौर से गुजर रहा था, उपनिवेशवाद के दौर में गुजर रहा था। अब हमारा भारत स्वतंत्र हो चुका था, और इसका विकास कहाँ से होना था? गांव के उस गरीब से गरीब इंसान के पास जब 2 वक्त की रोटी नहीं है, वहां से लेकर देश के सबसे अमीर आदमी तक विकास होना। अब हमारा देश जो था धीरे धीरे चलने लगा था। तब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 कोशिशें की गांवों के लिए। एक 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया, सब लोगों के लिए विकास कार्यक्रम चलाए। ये इनका बिल्कुल दोस्तों असफल रहा, ये सफल नहीं हुआ, ये असफल हुआ। दूसरा, उन्होंने अगले ही साल 2 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा, पूरे देश का प्रसार होना चाहिए, वो कहां से होगा? गांवों से होगा। इसके लिए उन्होंने दूसरा चलाया कार्यक्रम। अब ये भी उनका पूरी तरह फेल हो चुका था, असफल हो गया। अब पंडित जी बिल्कुल टेंशन में आ चुके थे, बोले कि करें तो करें क्या?
हमने तो 2 कार्यक्रम चला के देखे देश के आजाद होते ही कि गांव में सुशासन आए, गांव में विकास आए, और अब ये तो कार्यक्रम फेल हो गया। तब आए कौन? भारतीय स्वशासन जो व्यवस्था है, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के जनक, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। वो थे बलवंत राय मेहता। इसीलिए मैंने यहां पे स्पेशल लिखवा दिया कि साहब ये क्या है, बलवंत राय मेहता समिति, इसके अंडर में बलवंत राय मेहता कोई भारतीय, देखो आप नोट कर लो चाहे तो, अगर हम कहें भारतीय स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के जनक कौन थे, तो ये हम कह सकते हैं बलवंत राय मेहता थे। और अगर हम पिछली थोड़ी देर में पूछा था कि अगर सीधा सवाल आ जाए आपके सामने कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के जनक कौन थे, तो आप क्या बताओगे? लॉर्ड रिपन थे। अब हम देखें इन्होंने, बलवंत राय मेहता ने, इन्होंने क्या करा दोस्तों, अगर हम बात करें तो इन्होंने बताया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने का सुझाव दिया पंडित जी को। ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है मैं आपको बताता हूं। पहले जब उन्होंने 2 प्रयास किए, देखो कौन कौन सा, सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय प्रसार, इनकी अगर बात करें तो उसमें क्या था कि प्रशासन लेवल पर काम हो रहा था। अब प्रशासन लेवल पे गांव का तो कोई आदमी जुड़ा हुआ ही नहीं था, अब गांव वालों को पता ही नहीं है कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा चल रही है। अब वो भाई साहब अपने आप में मस्त थे, उनका जीवन यापन तो 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में लगा हुआ था। कहां से वो देश में अपनी भागीदारी करते विकास में, तो 2 वक्त का खाना चाहिए था। तब बलवंत राय मेहता ने कहा कि साहब इसको आप एक जगह से तोड़कर इसको 2 या 3 जगह में बांट दो। सीधा सेंटर गवर्नमेंट से पूरे गांवों को कंट्रोल नहीं कर सकते, या राज्य गवर्नमेंट से आप पूरे गांवों को या ब्लॉक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि इसका विकेंद्रीकरण करो, जहां से केंद्रित हो रहा है पूरा का पूरा कंट्रोल हो रहा है उसको बांट दो नीचे जाके अलग अलग लेवल पे। इसको कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इन्होंने जब अपनाने की बात की तो दोस्तों इन्होंने दिया त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव। अब ये त्रिस्तरीय पंचायत क्या होती है मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले जिला परिषद या जिला पंचायत जो सबसे बड़े लेवल पे होती है, ये पूरे जिले को देखती है। फिर आता है खंड या ब्लॉक या पंचायत समिति, तो उसके अंडर में उस लेवल का काम होता है। तो द्विस्तरीय हुआ। अब त्रिस्तरीय में ग्राम पंचायत का जी, इसमें हम सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं हमारे, और वो सब मिलकर अपना प्रधान और अलग से चयन करते हैं। आगे चलते हैं। अब पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत, ये दोस्तों उस वक्त की फोटो है, ये पंडित जी दिख रहे होंगे आपको बिल्कुल। ये पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत थी, ये 2 अक्टूबर 1959 को नागौर का एक बगदरी गांव है, इस बगदरी गांव से इन्होंने शुरुआत की थी 2 अक्टूबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आज से नहीं है ये, जब से यूं मान लो आरपीएससी का गठन हुआ और उसके बाद हमारे अधीनस्थ बोर्ड की बात कर लो, इन सब में, और ये ऐसा नहीं है, भारत सरकार के द्वारा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उनमें पंचायती राज व्यवस्था कहां से शुरू की गई? बगदरी, राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है, वहां से शुरुआत की गई। कब? 2 अक्टूबर, हमारे महात्मा गांधी के जन्म के दिन से 1959, और शुभारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। ये स्लाइड अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। इससे कहीं न कहीं अगर पंचायती राज से कोई क्वेश्चन पूछने का ज्यादा चांस रहता है तो कहीं न कहीं इसी से रहता है। अब हम बात करें 1989, पी के थुंगन समिति थी, उन्होंने कहा था कि स्थानीय सरकारी निकायों के लिए अनुच्छेद लिखित में होने। अब ये स्थानीय निकाय क्या होते हैं? स्थानीय निकाय जो अभी हमने पढ़ा, जैसे जिला परिषद हुआ, जिला पंचायत जिसको कहते हैं हम, दूसरा हम खंड समिति कहते हैं, तीसरा ग्राम पंचायत होना चाहिए। उंगन साहब ने बोला कि साहब मानते हैं हम आपकी बात कि चलो ठीक है, ये ऐसे ऐसे व्यवस्था होनी चाहिए त्रिस्तरीय, पर इनका लिखित जिक्र तो होना चाहिए कहीं पे। अगर लिखित जिक्र नहीं हुआ तो इसका कैसे तो चुनाव करवाया जाएगा? क्या इसका केंद्रीय जो चुनाव आयुक्त होता है वो करवाएगा कि राज्य सरकार करवाएगी? राज्य सरकार का अलग से चुनाव आयुक्त होता है। तो इस पे पूरी के पूरा मंथन किसने करवाया था? ये पी के थुंगन समिति ने कहा था कि इसका लिखित अनुच्छेद में जिक्र होना चाहिए कि किस तरह से इसके चुनाव होंगे और किस तरह से ये व्यवस्थाएं आगे बढ़ेगी। अब हम दूसरा देखते हैं। अब ये जो स्लाइड है ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जिस टॉपिक की हम बात कर रहे थे 24 अप्रैल की, वो इस स्लाइड से हमारी पूरी होने वाली है दोस्तों। सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन की बात करें, अधिनियम 1992। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, इन्होंने क्या किया था? ये संशोधन करवाया और इसको प्रभावी करवाया। तब इन्होंने 24 अप्रैल को 1993 में 73वां संविधान संशोधन 1992 को लागू किया, और इसीलिए 24 अप्रैल के दिन पंचायती राज व्यवस्था का
दिन मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कहते हैं ना, वो इसी दिन, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था, इसलिए मनाया जाने लगा ये पंचायती राज दिवस। अब देखो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जो हमारा मूल संविधान था उसमें 8 टोटल कहते हैं कितनी अनुसूची थी, 8 थी। उसके बाद एक 9वीं जोड़ी गई, ये फर्स्ट संशोधन हुआ था, उसमें जोड़ी गई थी 1951 में। अब उसके बाद हम बात करें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, वो कब जोड़ी गई थी, वो 1985 में जोड़ी गई। और साहब 9वीं और ये 11वीं और 12वीं ये जोड़ी गई थी 1992 में। दोस्तों ये 1992 में, ये जो था ये 73वां संविधान संशोधन था, ये 74वां संविधान संशोधन था, और ये 51वां संविधान संशोधन था। इस 11वीं और 12वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी और 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। अब आप पूछोगे साहब ये व्यवस्था क्या थी, 29 विषय कौन से थे? 29 विषय जैसे मत्स्य पालन करेगा, अपना लघु कृषि करेगा, कितना विस्तार कर सकता है, कितना पानी की सिंचाई का इसमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इस तरह के टोटल किसानों को लेकर 29 मुद्दे लिखे गए थे। और वो 11वीं अनुसूची जोड़ने के बाद इसकी व्यवस्था की गई। और साथ में त्रिस्तरीय जो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पे हुआ था खेल, वो यहाँ पे बनावट को लागू कर दिया गया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने क्या बताई, 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन जो था, ये पंचायती राज व्यवस्था जो थी ये हमारी लागू की गई थी, इसीलिए हमने पंचायती राज दिवस मनाया। अब हम बात करें इसके चुनाव की, तो इसके चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं, 5 साल की अवधि रहती है। आप अपने सरपंच को देख ही लो, 5 साल रहते हैं सरपंच साहब। जब चुनाव लड़ते हैं तब शायद उनके पास सफारी या स्कॉर्पियो नहीं होती है। लास्ट में जब आप देखते हैं कि जब पूरा चुनाव के 5 साल की अवधि निकल जाती है, तो उसके बाद शायद S11 स्कॉर्पियो आ ही जाती है। खैर वो उनकी मेहनत से आती है। अब हम बात करें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखा जाना, इसके साथ साथ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की भी विशेष व्यवस्थाएं किसमें थी, इसी 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को लेकर हुई थी। और लास्ट में देखो दोस्तों, राज्य चुनाव आयुक्त के द्वारा चुनाव आयोजन। अब आप कहोगे ये राज्य चुनाव आयुक्त क्या होता है? एक होता है केंद्र का चुनाव। अब ये केंद्र का चुनाव आयुक्त जो होता है, ये किसको करवाता है, किसके चुनाव करवाता है? ये पीएम वाले करवाता है, ये विधायक के भी चुनाव करवाता है, ये राष्ट्रपति के भी करवाता है। यानी ऊपर वाले जितने भी है ना, वो सारे के सारे कौन करवाते हैं? केंद्र वाले करवाते हैं। तो राज्य चुनाव के हाथ में कौन सा आता है? जो हमारे कहते हैं त्रिस्तरीय जितने है, जिला परिषद हो गया, इसमें आपका ब्लॉक समिति हो गया, इसके साथ आपका ग्राम पंचायत हो गया, राज्य चुनाव के अंडर में आते। अब हम एक स्लाइड और बची है दोस्तों, इसमें 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की बात करें तो भाग 9 क और था, जिसमें जोड़ा गया ये, इसमें क्या था, अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक, जो हमने एक स्लाइड में बताया था ना, एक तरफ तो ग्राम पंचायत का खेल चल रहा था, दूसरी तरफ नगरीय व्यवस्था या नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई थी, वो इसी में जोड़ा गया। ये कब से शुरू हुआ? तो ये 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। अब आपसे ऐसा कोई दिवस मनाया नहीं जाता है, फिर भी आपसे अगर कल को कोई पूछ ही ले कि साहब जो भारत की जो स्थानीय स्वशासन या स्थानीय नगर पालिका जो व्यवस्था है, ये दिवस कब मनाया जाता है, हालांकि अभी तक ऐसा आया नहीं है, या कब से शुरुआत हुई, तो आप कब का बताओगे? 1 जून 1993 से बताओगे। दोस्तों ये था हमारा आज 24 अप्रैल के दिन का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। और अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो मैं आपको बता दूं, खूब सारी बधाई हो आपको, क्योंकि आप इस देश में जितना भी हमारा आधुनिक इतिहास है उससे जुड़े हुए आज ही के दिन के मुद्दे को लेकर आप इतने ज़्यादा इच्छुक हैं कि आप अपने देश को आगे बढ़ना देखना। इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठेंगे, जिनके जवाब ढूंढने के लिए आप किताबों को जरूर बांच के देखोगे, पढ़ोगे, आप खूब सारे वीडियोस देखोगे कि आखिर बलवंत राय मेहता कौन था रिपन, और उसके बाद देखें तो पंचायती राज व्यवस्थाएं कैसे लागू की गई, बगदरी गांव कहाँ है, ये हजारों सवालों के जवाब आप अपने आप को दोगे। ये है आपके लिए एक खूब सारी ढेरों शुभकामनाएं कि आप लास्ट तक बने हुए हो। और अब अगर आप बने हुए तो ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।